अगर अगले 5 मिनट में आप इस इमेज को समझ गए तो आज का टॉपिक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से आप विजुअलाइज़ कर पाएँगे कि ये टॉपिक जो है आज का वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है? अब अगर हम इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख सकते हैं। एक तो आप ये डैम देख सकते हैं और दूसरा है ये वाटर। अब ये डैम जो है ये एज़ अ रिज़र्व काम करता है जिसमें ये वाटर स्टोर होता है, ठीक है? अगर हम बात करें तो ये पूरा जो डैम का स्ट्रक्चर है इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो डैम खुद है और इसमें ये जो बीच में आपको वाटर दिख रहा है जो स्टोर किया गया है ये है। अब डैम का बेसिक पर्पस क्या होता है? डैम का बेसिक पर्पस हम अगर बात करें तो सबसे पहला पर्पस जो इसका आता है वो स्टोरेज है, ठीक है? वाटर को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा अगर हम कहें कि और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग क्या हो सकती है वो हो सकता है फ्लड कंट्रोल, कि हमें कितना वाटर रिलीज़ करें कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, बट कोई फ्लडिंग की सिचुएशन ना हो। फ्लडिंग की सिचुएशन से क्या होगा कि सबमर्ज हो जाएगा लो लाइंग एरियाज़, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स रहेंगे, अगर वहाँ पे लोग रह रहे होंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी और वो वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। और अगर कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इवन आपके फॉरेस्ट जो हैं अगर लगातार ये अंडर वाटर रहेंगे तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो एक सर्टेन अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, अगर उससे कम हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। अब इस वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हम इस डैम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको कुछ गेट्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन गेट्स का यूज़ करके हम वाटर को रिलीज़ करते हैं या फिर हम वाटर को रोकते हैं। इस वक्त अगर हम इस इमेज में देखें तो कोई वाटर फ्लो नहीं हो रहा, वाटर सीपेज हो रहा है, बट गेट्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं। ठीक है, तो इस गेट से हम ये इंश्योर करते हैं कि कितना वाटर जो है लो लाइंग एरियाज़ में जा रहा है। अगर हमें एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत है तो हम उतना वाटर रिलीज़ करेंगे कि एग्रीकल्चर का काम पूरा हो जाए। जितने भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, अगर यहाँ पे हैं, ट्रीज़ हैं, इनको भी पानी चाहिए होगा तो थोड़ा-सा एक फ्लो मेंटेन करके रखा जाएगा, ताकि जो कहा जाए कि जो लाइफ़ है वो एक कांस्टेंट रेट से चलती रहे। ठीक है? ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस ना आए। बहुत ही ज़्यादा अगर पानी हो गया नीचे लो लाइंग एरियाज़ में तो फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाएगी, और अगर पूरा हम वाटर ही रोक दें, सप्लाई रोक दें, तो ये पूरा ड्राई अप हो जाएगा लो लाइंग एरियाज़। अब जब ड्राई अप हो जाएगा लो लाइंग एरियाज़ तो जितनी भी लाइफ़ है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और ये पूरा कहीं न कहीं आपका डेज़र्ट रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम वाटर कभी फ्लो ही ना होने दें। अब अगर हम बहुत ही ज़्यादा वाटर फ्लो करने देंगे तो एज़ यूजुअल फ्लडिंग हो जाएगी। वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट है वहाँ पे वो लोग रह नहीं पाएँगे। अब अगर हम बात करें कि जो सही रिक्वायरमेंट है वो उस चीज़ को हम मैनेज करने के लिए इन सारे गेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है? अगर हम कंट्रोल फ्लो रखेंगे तो जो एग्रीकल्चरल सिचुएशन है वो भी मेंटेन रहेगी। क्रॉप्स अगर कोई ग्रो कर रहा है तो उसे उन्हें भी जो है वाटर प्रॉपर मिलेगा। जो फॉरेस्ट है उन्हें भी वाटर प्रॉपर मिलेगा, या जो भी लाइफ है जो सस्टेन जिन्हें करना है वो प्रॉपरली एक ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे हमें 2-3 वर्ड्स को ध्यान रखना है। एक तो ये डैम एज़ अ रिज़र्व काम कर रहा है, ठीक है? और अगर इस फ्लो को हम कंट्रोल फ्लो रखते हैं, ज़्यादा या कम नहीं होने देते हैं तो ग्रोथ होती है। ग्रोथ किसकी हो रही है? जो ह्यूमन लाइफ है और जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, आपके ट्रीज़ हो गए, आपके एनवायरनमेंट हैं, आपके एनिमल्स हैं, इन सब का भी ग्रोथ होता रहेगा, एक सस्टेन्ड ग्रोथ होगी। अब अगर आप ये समझ गए हैं तो बस आपको कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना है यहाँ पे। ये जो डैम आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको आप समझिए, ठीक है? अब इस पूरी इमेज को आप हमारी समझिए इकॉनमी है, और ये जो वाटर आप देख रहे हैं जो कि स्टोर्ड है, इसको आप समझिए मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई ये है, आरबीआई ये है, और ये हमारी पूरी इकॉनमी है। तो जो ये पोर्शन जो गेट है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ये कंट्रोल करती है कि जो मनी सप्लाई है, यानी अगर इस डैम की बात करें तो पानी कितना जाना चाहिए, कितनी हमें ज़रूरत है, कहीं सप्लाई ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना रह जाए, ड्राई अप हो जाएगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आरबीआई जो है, यानी कि ये जो डैम है, ये यूज़ करता है किस चीज़ का? मॉनेटरी पॉलिसी का, यानी ये गेट्स का यूज़ करता है जिससे वो मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। अब इन्हीं गेट्स को और हम बेहतर तरीके से अगर समझें तो इस गेट, यहाँ पे आप 4 गेट देख सकते हैं। हालाँकि
आरबीआई के पास बहुत सारे गेट्स हैं। अब यहाँ पे एक गेट ये हो सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है कैश रिजर्व रेशियो, इससे आरबीआई कंट्रोल करता है कितना फ्लो होना चाहिए। एक हो सकता है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, इससे आरबीआई कंट्रोल कर सकता है कि कितना फ्लो रहेगा मनी का। एक होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें आपके रेपो रेट और आपके रिवर्स रेपो रेट इन्वॉल्व रहते हैं, इससे आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। एक होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का परचेज एंड सेल करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। आरबीआई के पास और भी मेथड्स हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है, यानी और भी गेट्स हैं जिन्हें वो यूज़ कर सकता है। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं चीज़ों को, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मॉनेटरी पॉलिसी को समझने में। मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ आरबीआई यूज़ करता है किस लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई क्यों कंट्रोल की जा रही है? ताकि जो ग्रोथ है वो सस्टेन्ड रहे, एक कांस्टेंट ग्रोथ पे हम बढ़ते रहें। हम बहुत ही ज़्यादा फ्लो नहीं रिलीज़ कर सकते, इससे क्या होगा? इससे फ्लडिंग की सिचुएशन आ जाएगी। फ्लडिंग यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए? इन्फ्लेशन। बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा तो भी हमारी ग्रोथ जो है वो हैम्पर होगी, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो जाएगी एक तरीके से अगर हम देखें तो। और अगर हम एकदम से फ्लो ही को रोक दें, मनी सप्लाई के फ्लो को रोक दें, तो ड्राई अप हो जाएगा, यानी कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तो हमें एक सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए कि जो बहुत ही ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, और बहुत ही ज़्यादा कम ना रहे कि ग्रोथ ही हमारी इतनी स्लो है कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो जहाँ पे 50 ईयर्स में कोई काम करना है तो उसके लिए हमें 80 या 90 ईयर्स लग रहे हैं। ठीक है? तो ये तो बात हो गई हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के। अब हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट है, और इकोनॉमिक पॉलिसी में दो पार्ट आपको मिलेंगे, एक पब्लिक पॉलिसी मिलेगा, एक मॉनेटरी पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट बजटिंग इन्वॉल्व रहता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं गवर्नमेंट बजटिंग को। पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली होते हैं आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लॉज बनाए जाएंगे, पॉलिसीज़ फ्रेम की जाएंगी, जिनसे एक तरीके से मनी को किस डायरेक्शन में हमें ले जाना है वो डिसाइड करेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। किस सेक्टर को डेवलप करना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन से वीकर सेक्शन को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, हमें किन लोगों को जो है कि आगे बढ़ाना है, वो सब कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किसके थ्रू? पब्लिक पॉलिसी के थ्रू। अब मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मॉनेटरी वर्ड है, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए, और ये भी वो कोशिश करता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो। ठीक है? तो फ्लडिंग की सिचुएशन भी ना हो और ड्राई अप भी ना हो जाए, दोनों चीज़ मेंटेन रहे। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव तो हमने बात कर ली कि दो ऑब्जेक्टिव्स को, एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहना चाहिए, दूसरा ग्रोथ भी रहनी चाहिए। अब अगर दूसरी बात करें तो इसके लिए वो जो गेट्स की हम बात कर रहे थे, वो गेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कहा जाता है क्वालिटेटिव और एक कहा जाता है क्वांटिटेटिव। ठीक है? अब क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हैं जिनके थ्रू कंट्रोल किया जाएगा मनी सप्लाई को, उसमें ये सारे आप यहाँ देख सकते हैं। CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट है, LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जहाँ पर रेपो और रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। ठीक है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये गेट्स हैं आरबीआई के पास, यानी मेजर्स हैं जिनके थ्रू आरबीआई वो फ्लो को कंट्रोल करता है। किसका फ्लो? मनी सप्लाई का। ठीक है? अब ये तो हो गए क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब कुछ होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है? अब क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? वो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, कि हमें अगर मनी फ्लो यहाँ पे पर्टिकुलरली डिसाइड हो रहा है कि कितना मनी फ्लो रहना चाहिए, बट यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि किस डायरेक्शन में हम किस सेक्टर में मनी फ्लो को लेकर के जाएं। तो बेसिकली डायरेक्शन जो डिसाइड होता है वो क्वालिटेटिव मेजर्स में होता है, और इसमें और भी दो तीन तरीके होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब जो अगर हम टाइप्स की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स की बात करें, तो एक कॉन्ट्रैक्शनरी होता है, एक एक्सपेंशनरी होता है। ठीक है? और एक अनकन्वेंशनल होता है। और कुछ हमें बात करना है मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में, जहाँ पे हमें सिर्फ एक टॉपिक कवर करना है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और बस
वही हम कवर करेंगे रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हमें देखना है मॉनेटरी पॉलिसी के क्या होते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को। उस डैम को याद रखिएगा, उस वाटर को याद रखिएगा, वो रिजर्व याद रखिएगा, और ड्रॉट की कंडीशन नहीं बनने देनी है, हमें फ्लड नहीं होने देना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो प्राइस स्टेबिलिटी या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल, जैसा कि हमने बात की थी। इसके लिए क्या कर सकती है आरबीआई, मनी सप्लाई को कम कर सकती है, यानी हम गेट्स को क्लोज कर सकती है। अगर आरबीआई रेट्स को अगर बढ़ा दे तो क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। फिर सेकंड अगर हम देखें तो टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब नीचे लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको ग्रोथ करनी है। वाटर के एग्जांपल में जिस तरीके से हमने फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात की थी, यहाँ पे अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो आपके इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो उससे आपकी ग्रोथ होगी। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए यूज़ हो सकता है। अगर रुपीज़ जो है हमारा, वो अगर उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में हम रुपीज़ को बाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी, और फिर हम रुपी को अप्रिशिएट करा पाएंगे। और जब रुपी अप्रिशिएट हो रहा है तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, कि कितना हमें पैसे को ऊपर नीचे रखना है वो भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। थोड़ा सा जब इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेंटेन करते हैं, यानी थोड़ा सा जब इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन जो है हमें हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ठीक है। अब 1947 से 2014 तक जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, वो हुआ करता था इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, ठीक है। अब 2015 ऑनवर्ड जो हमारा मेन टारगेट हो गया है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो गया है, ठीक है। ये हम बात करेंगे 2016 से, जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सेटअप होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जहाँ पे वो 2% टू 6% के बीच में उसे इन्फ्लेशन रखना है, ठीक है। अब अगर आप इन्फ्लेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बट इन्फ्लेशन क्या है कि आप बस इतना समझ लीजिए कि पिछले साल अगर आपको कोई आपका सामान है या गुड्स है, वो आपको 100 रुपये का मिल रहा था, इस साल आपको वो 104 रुपये का मिल रहा है, 104 रुपीज़ का, तो ये 4% आपको इन्फ्लेशन है, ठीक है। मतलब प्राइस राइज जो होता है उसे ही इन्फ्लेशन हम कहते हैं। अब अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की, तो दो के बारे में हमने बात की, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में हमने बात की। क्वांटिटेटिव के बारे में हमने कहा कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी हम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्वालिटेटिव में जो है सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, टारगेटिंग सेक्टर दे, और सेलेक्टिव टारगेटिंग की जा रही है टू रेगुलेट डायरेक्शन ऑफ मनी, किस सेक्टर में पैसा जाएगा वो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स को देखेंगे। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स को देखने से पहले हमें एक ये कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए, ताकि हम आगे जब यूज़ होंगे ये सारे वर्ड्स तो हमें पता होने चाहिए। हमें ये समझना है कि बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है और लिक्विडिटी क्या होता है। ये दोनों चीज़ों को समझ गए तो फिर बाकी सारी चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बॉन्ड में क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाएगा, इसमें लिखा जाएगा कि इस डेट को इस रेट पे हम जो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा, बॉन्ड होगा, यानी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। अब ये एग्रीमेंट यही बताएगा कि किस डेट पे और किस रेट पे ये पैसे एक्सचेंज होंगे, ठीक है। अब बॉन्ड जो है बहुत तरह के हो सकते हैं। अब एक तरीका होता है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। यहाँ पे आपके जो कंपनीज होते हैं वो भी इशू करते हैं बॉन्ड्स को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं। गवर्नमेंट जो इशू करती है उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि अगर सपोज़ कीजिए एक 100 रुपये का बॉन्ड है, यहाँ पे ये डेट और रेट्स मेंशन्ड है, ठीक है। अब इस बॉन्ड का अगर 100 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इस पर डेट लिखी है, उस डेट को जिसके पास भी ये बॉन्ड रहेगा, अगर ये गवर्नमेंट के पास लेकर के जाएगा तो गवर्नमेंट उसे 100 रुपये देगी, ठीक है। अब इस पे अगर 100 रुपये लिखा हुआ है तो क्या किसी ने, अगर इसमें मैच्योरिटी का जो ईयर है अगर वो 1 साल है,
अब 1 साल पहले अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो क्या 1 साल बाद इन्फ्लेशन नहीं आएगा? इन्फ्लेशन की वजह से उसकी तो वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। अब अगर 100 ही रुपए का ये बिकेगा तो अगले साल अगर कोई जिसके पास जो भी बॉन्ड होल्डर रहेगा अगर वो फिर से 100 रुपए ही पा रहा है तो उसका प्रॉफ़िट क्या हुआ? कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ। इस वजह से वो कभी खरीदेगा नहीं। तो क्या होता है कि ये फेस वैल्यू तो 100 रुपीज़ रहती है, बट इसका जो परचेज़ जो किया जाता है या खरीदा या जो सेलिंग होती है, बाय एंड सेल होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है? अब अगर ये 100 रुपए का है तो आप इसको समझिए कि 98 रुपीज़ का कहीं न कहीं ये मिल रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 98 रुपीज़ का मिल रहा था, किसी ने खरीद लिया 98 रुपीज़ का 100 का गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब जब वो सेल करेगा 1 साल बाद तो उसे 100 रुपीज़ मिलेंगे। अब उसने खरीदा 98 में था। अब उसका क्या हो जाता है कि जो 2 रुपए हुआ यही बॉन्ड यील्ड है, या फिर इसको कहते हैं कि 2% इसका बॉन्ड यील्ड रहा। ये बेसिक है। और भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ को मैं एकदम आसानी से आपको समझा रहा हूँ। अगर ये 98 है तो ये 104 भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल 98 रहेगा या कम रहेगा, ज़्यादा भी जा सकता है। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन हमारी बन सकती है। एक तो फेस वैल्यू से जब कम पैसा रहे जो इसकी परचेज़ हो रही है। एक होगा फेस वैल्यू पे ही परचेज़ हो रही है। एक हो सकता है कि फेस वैल्यू से ज़्यादा पे परचेज़ हो तो उसे बॉन्ड प्राइस कहा जाएगा जिस पे ये परचेज़ हो रहा है। तो ये 98 जो है यहाँ पे इस वक्त बॉन्ड प्राइस है, ठीक है? और ये भी बॉन्ड प्राइस है जिस पे ये सेल हो रहा है। तो हमारा जो बॉन्ड यील्ड वो निकल के आता है कि जो इन्वेस्टर है यानी जो बॉन्ड होल्डर है उसे कितना पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 रुपए उसे मिल रहा है सिंपली, और 2% उसे हम कहेंगे कि उसकी बॉन्ड यील्ड रही है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आपको आगे मिल सकता है इंटरेस्ट रेट का। तो इंटरेस्ट रेट जो है एक जनरल टर्म में यूज़ किया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट अगर कहीं बात हो रही है बढ़ाने की तो ओवरऑल इकोनॉमी में जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सारे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से लिंक्ड हैं, ठीक है? और अगर वो घट रहा है तो इस तरीके से लिंक्ड है कि इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे। अब ये तो हम लोग बात समझ गए बॉन्ड की कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, अगर ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कहेगी कि 100 रुपए का हमने बॉन्ड रिलीज़ किया है, आज हमें पैसे की ज़रूरत है। हम उस पैसे को लेंगे आपसे और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे। उस पैसे को जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। थोड़े से हम रखेंगे आपको, थोड़े से हम आपको दे देंगे। अब गवर्नमेंट पूल करती है क्योंकि उसे बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने रहते हैं, उसे इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करना है, उसे रेलवेज़ जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ से उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की वजह से उसे कैपिटल रिसीट्स मिलेंगी, और उनकी वजह से वो जो उसने लोन ले रखा गवर्नमेंट ने, एक तरीके का लोन ही हुआ। अब इसको वो रीपे करेगा। अब रीपे करने में कुछ गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, कुछ आपको दे देगी। तो गवर्नमेंट ने जब आपसे 98 रुपीज़ लिया, गवर्नमेंट ने हो सकता है 103 रुपीज़ बनाए हों। अब क्योंकि बॉन्ड आपने खरीदा था 100 रुपए का, तो इस 103 में से गवर्नमेंट के पास 5 रुपए आए। मतलब 98 का गवर्नमेंट ने बेचा, 5 रुपए गवर्नमेंट के पास आए। अब गवर्नमेंट 2 रुपए आपको दे देगी, 3 रुपए गवर्नमेंट खुद रखेगी, ठीक है? अब इसको यूज़ कर सकती है वो अपने बजट में कहीं एक्सपेंडिचर करने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपेंड्स, सिचुएशन गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात आती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का सिंपली मतलब होता है कि किसी इकोनॉमी में मनी की अवेलेबिलिटी कितना है, ठीक है? अगर मनी सप्लाई जैसे हम बात कर रहे थे यानी वाटर की अगर हम बात कर रहे थे, तो अगर मनी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे लिक्विडिटी बहुत ही हाई है, ठीक है? और अगर मनी सप्लाई बहुत कम है तो लिक्विडिटी हम कहेंगे कि कम है। मतलब ईज़ कितना है आपको कि आप किसी पैसे से कोई चीज़ खरीद सकते हैं या कितनी आसानी से मनी अवेलेबल है। अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कि पहले हुआ करता था 8%। अगर आप पिछले साल गए होते तो आपको 8% मिलता, इस वक्त 7% पे आपको मिल रहा है। इसका मतलब लिक्विडिटी कहीं न कहीं कम हो गई है। और और ये जो इंटरेस्ट रेट है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम आया, यानी पैसे ज़्यादा अवेलेबल हैं तो अब वो कम रेट पे मिल जाएँगे। अब यही अगर पिछले साल 8% था और आपकी लिक्विडिटी कम हो जाती, मतलब पैसे जो हैं अवेलेबल मार्केट में वो कम हैं, तो बैंक्स क्या करेंगी, वो इंटरेस्ट रेट रेज़ कर देंगी। तो 10% पे इस साल आपको पैसे लोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस वक़्त लिक्विडिटी का क्रंच चल रहा है। लिक्विडिटी क्रंच मतलब लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी यानी पैसे की, मनी सप्लाई की अवेलेबिलिटी कम है। जब पैसे कम रहेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएँगे। बैंक्स कहेंगे कि जो भी हमें 10% अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई और ले लेगा। तो इसलिए अगर लिक्विडिटी क्रंच आता है तो इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाएँगे आपके, और अगर मनी सप्लाई ठीक-ठाक है यानी लिक्विडिटी आपकी बढ़ गई है, तो इंटरेस्ट रेट आपके डाउन हो जाएँगे।
अब ये जो लिक्विडिटी बढ़ रही है या घट रही है, ये मनी सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मनी सप्लाई कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। ठीक है। अब यहाँ पे है कि अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर सेल करेगी तो लिक्विडिटी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ये सेल करेगी तो आपको ये बॉन्ड पेपर देगी जैसे कि ये, और गवर्नमेंट को इन रिटर्न क्या मिलेगा? ये पैसे मिल रहे हैं। तो लिक्विडिटी जो मार्केट में जो ये पैसे थे ये आपके पास थे, आप, हाँ आप इकोनॉमी में हैं, बट इकोनॉमी में आप उस पैसे का कोई यूज़ कर सकते थे, बट वो गवर्नमेंट के अब अगर पास चला गया, अब आपके पास बॉन्ड पेपर आ गया 100 रुपये का, अब इस पेपर को आप ले जाके कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है। अब ये जो बॉन्ड पेपर है ये आपके पास रहेगा, आपको वेट करना होगा 1 साल की उसकी मैच्योरिटी हो जाए, या फिर आप किसी और को बेच देते हैं, वो अलग बात है, बट 1 साल के बाद ही ये जो 98 रुपीज़ लगे हुए हैं इसका रिटर्न आपको 1 साल बाद मिलेगा, चाहे किसी के पास भी वो बॉन्ड पेपर चला क्यों नहीं जाता। अब अगर गवर्नमेंट बाय कर रही है, मतलब ये गवर्नमेंट आपसे वापस बॉन्ड पेपर ले रही है, और इसके रिटर्न में ही जब 1 साल पूरा हो जाता है तो इसके रिटर्न में आपको 100 रुपये देती है गवर्नमेंट। तो अगर उससे क्या होगा, जब बाइंग होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, मतलब गवर्नमेंट बाय कर रहा है, तो गवर्नमेंट जब बाय करेगी तो ये आपको पैसे देगी, यानी इकोनॉमी में पैसे आएंगे, इकोनॉमी में पैसे आएंगे यानी लिक्विडिटी इंक्रीज करेगी। अगर इकोनॉमी से पैसे खींचे जाएंगे, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब सेल किए जाते हैं तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, यानी पैसे सारे गवर्नमेंट के पास चले गए, आपके पास पैसे रह नहीं गए। तो इकोनॉमी में, मतलब पब्लिक के पास अगर पैसे नहीं रह जाएंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। और बैंक्स के साथ भी यही है, ये केवल पब्लिक के साथ नहीं है, जो सेलिंग और बाइंग है मोस्टली बैंक्स करते हैं, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर बैंक्स ने जो बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है बाय कर ली है, जब गवर्नमेंट ने सेल किया, बैंक्स ने बाय किया, बैंक्स ने अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड ले लिया है, क्योंकि उनको अगले साल उस पर इंटरेस्ट रेट यानी बॉन्ड यील्ड चाहिए था, उनको लगा ये बेटर इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने कर दिया। इस वजह से लिक्विडिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी बैंक्स के पास पैसे कम रहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कोई बॉन्ड, कि किस तरीके से वो लिक्विडिटी इंक्रीज और डिक्रीज करता है। सिर्फ आपको इतनी ही चीज़ जाननी है। और दूसरा ये जानना था कि बॉन्ड यील्ड किसे कहते हैं, कि इन्वेस्टर को जितना पैसा मिलता है इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड में, अगर उसने 98 रुपीज़ 95 का अगर उसने बॉन्ड खरीदा होता तो यहीं पे उसको 1 साल बाद जो है 5 रुपये मिल जाते हैं। उसका इन्वेस्टमेंट 95 का था, 1 साल बाद इस गवर्नमेंट अब 100 रुपये पे क्यों देगी गवर्नमेंट, क्योंकि यही तो कॉन्ट्रैक्ट है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट यही है कि 100 रुपये आपको मिलेगा, इस डेट पे मिलेगा, और इस रेट पे मिलेगा। अगर कोई रेट रहता है इसमें मेंशन रहता है, अगर ये रेट हो सकता है, जैसे कि अगर यही 1,000 रुपये होता, 1,000 रुपये होता, और यहाँ पे भी 1,000 रुपये होता, और आपने 980 का ख़रीदा होता, तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे होता है कि पर 100 पे आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाता 980, और यहाँ से आपको 20 रुपये का फ़ायदा होता। अब 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी 2 रुपीज़ पर 100 रुपीज़, यानी 2%। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मेंशन होता, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड रेट कह सकते हैं उसे, तो वो 2% होता। ठीक है। तो ये तो बात हो गई बॉन्ड की और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की और लिक्विडिटी की। अब हम थोड़ा इमेज देख लेते हैं कि बॉन्ड दिखता कैसे है। अब यहाँ पे हमारे पास एक यूएस का बॉन्ड है और एक इंडिया का है। यहाँ पे समझने के लिए इजी है ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं $5,000 लिखा हुआ है। ये एक फेस वैल्यू होती है कि ये जो लिखा हुआ है यही मिलेगा जब बॉन्ड की मैच्योरिटी हो जाएगी तब। अब ये बिकेगा कितने पे, बाय कितने पे होगा, सेल कितने पे होगा, ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। कूपन रेट 8%, यानी जितना भी आप खरीदेंगे, अगर आपने अब ये 5,000 का, मान लीजिए 4,000 रुपये का किसी ने खरीदा, $4,000 का, ठीक है, $4,000 खरीदा और किसी ये $5,000 का है। अब इस $4,000 जो आपने इन्वेस्ट किया है इस पे आपको जो है इस $5,000 पे आपको 8% मिलेगा। लेकिन आपने हो सकता है इन्वेस्ट $4,000 किया हो, बट आपको 8% जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस पे मिलेगा। अब यही अगर सिंपली अगर हम मानते हैं यहाँ $100 लिखा होता, सिंपली $100 लिखा होता, तो ये 8% जो लिखा हुआ है, अगर ये 8% रहता है, इसको तो हम रिप्लेस कर सकते हैं डॉलर रेट से, कि $8 मिलेगा आपको हर $100 पे। अब क्योंकि यहाँ $5,000 यहाँ पे 8% लिखा हुआ, मतलब हर एक $100 के नोट पे आपको $100 इन्वेस्टमेंट पे आपको 8% यानी $8 मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ठीक है, 1976 में बाय किया गया, डेटेड है, मतलब किस डेट में ये इशू किया जा रहा है, और ड्यू डेट क्या है आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1986 लिखा हुआ, यानी 10 साल का बॉन्ड है ये, 10 ईयर बॉन्ड। ठीक है। अब
यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज़ देख सकते हैं आप, इंटरेस्ट पेएबल February 15th एंड August 15th, ठीक है। तो हर साल बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट होता है। ये जो 8% है ये ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद आपको मिलेगा, आपको ये हर साल मिलता रहेगा। यानी अगर कितना हो रहा है $5,000 का 8% कितना होता है, 8 5 ज़ा 40, यानी ऑलमोस्ट आपका हो रहा है $400, ठीक है। हाँ $400। अब $400 ये आपको हर साल मिलेगा, बट वो जो $400 है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 डेट लिखी हुई हैं। इस $400 को आपको 2 पार्ट में मिलेगा, यानी $200 का, ठीक है। आपको कूपन दिए जाएंगे, आप उस कूपन को ले जाके जो भी आपका सेंट्रल बैंक है, यानी जो भी यूएस का फेडरल बैंक रहेगा, उसमें आप इसको देंगे, उस कूपन को, आपको वो $200 मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो आपने इन्वेस्टमेंट, जो अगर मान लीजिए $4,000 का खरीदा होता है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपको 10 साल बाद मिलेगा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन जो इंटरेस्ट है, यानी जो 8% हो रहा है, ये आपको हर साल मिलता रहेगा। अब इसका ये समझिए, इस तरीके से कुछ दिखेगा। अभी आप 200 $200 की आप स्लिप्स देख सकते हैं। अब इसमें आप नंबरिंग देख सकते हैं। अब टोटल अगर 20 है, ठीक है, तो $4,000 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, बाकी यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, Feb 15th 1986, और ये August 15 1986, ये लास्ट पेमेंट था। उससे पहले 1985 में 2 पेमेंट हुए हैं, इसी तरीके से 1984 में 2 पेमेंट हुए होंगे। तो इस तरीके से कुछ बॉन्ड काम करता है, ठीक है। अब ये हमारा है गवर्नमेंट का। असल में ये रियल बॉन्ड उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से भी हमने पहले वाला देखा। ये प्राइस बॉन्ड है जहाँ पे पैसे नहीं मिलते बट प्राइस मिलता है, ठीक है। अब इसमें प्राइस हो सकता है, इसके पीछे लिखा होगा 15,000 रुपये या जो भी 150 रुपये 200 रुपये, जो भी जिस वक्त का भी ये रहा 1963 का। तो प्राइस बॉन्ड है, इसका मतलब अगर आपने इनमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको प्राइस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है 100 रुपीज़ रहा होगा। 110 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है। अब हो सकता है जो भी इसमें इशू हो, लेकिन हाँ इसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे, मतलब ये आपको बस दिखाने के लिए किस तरीके से एक बॉन्ड दिखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बॉन्ड समझ गए हैं कि किस तरीके से लिक्विडिटी इंक्रीज और डिक्रीज करता है ये बॉन्ड। अगर जिसने ये बॉन्ड खरीदा, जिससे खरीदेगा उसे वो पैसे दे देगा, उसके पास पैसे कम पड़ जाएंगे। यानी बैंक्स अगर बॉन्ड्स खरीदेंगी गवर्नमेंट का, तो उनके पास जो है पैसे कम पड़ जाएंगे, उनके पास बॉन्ड्स आ जाएंगे और पैसे जो हैं गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स। अब मनी सप्लाई कैसे आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो बॉन्ड वाली ये बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय हो रही है, सेल हो रही है, उसके हिसाब से आपको ये ध्यान देना है। अगर आप बस इसको याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा कि गवर्नमेंट अगर सेल करेगी, यानी गवर्नमेंट अगर सेल करेगी तो लिक्विडिटी डिक्रीज़ होगी, और गवर्नमेंट अगर बाय करेगी तो लिक्विडिटी इंक्रीज़ होगी। अब इस गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई सारा काम करता है, तो इसको आप ये समझिए कि आरबीआई अगर सेलिंग कर रही है तो लिक्विडिटी डिक्रीज़ कर रही है, और आरबीआई अगर बाय कर रही है तो लिक्विडिटी इंक्रीज़ कर रही है इकोनॉमी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले क्वालिटेटिव मेजर्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो होता है। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि इसका यूज़ करके कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है, कि आरबीआई कहता है जो आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब उसका सर्टेन परसेंटेज जो है वो आपको आरबीआई के पास रखना होगा, ठीक है। अब कैश है, कैश में होना चाहिए आपके पास जितना भी कैश अवेलेबल है, और जितना भी कैश अवेलेबल नहीं, जितना नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है उसका कुछ परसेंटेज जो है कैश के फॉर्म में आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है। इसका अलग अलग पर्पस रहता है। एक रहता है जो मनी सप्लाई कंट्रोल करने का, जिसके बारे में हमने बात की कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है आरबीआई को, तो उस हिसाब से वो थोड़े पैसे अपने पास रखेगा। प्लस अब जब डिपॉजिटर्स हैं उनके मनी को थोड़ा सा सेफ भी रखना है, तो थोड़े से पैसे जो हैं आरबीआई के पास रहते हैं। तो एक ये डुअल पर्पस सर्व करता है, ठीक है। अब 19 आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर ये जो जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में होते हैं, और भी है मेनली आपका ये है, ठीक है, और भी एक्ट्स रहते हैं। बट आरबीआई जो फंक्शन कर रहा है वो इस एक्ट के अंडर कर रहा है, और पहले 3 to 15% हुआ करता था। यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है कि जो टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं कि आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए, जैसे हमने बात किया था फिक्स डिपॉजिट का,
या रिकरिंग डिपॉजिट का आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए। अब आप जो भी इसकी मैच्योरिटी डेट रहेगी 6 महीना 2 महीना उसके बाद आपको ये पैसा मिलेगा, यानी टाइम लिमिट इस पे लगा हुआ है। तो टाइम लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी किसकी है, बैंक की, पैसा देने की कुछ टाइम बाद। ठीक है। और नेट डिमांड, डिमांड क्या होता है कि ऑन डिमांड, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया आपका, सेविंग्स अकाउंट में आपने पैसे जमा किए, आपको कुछ बैंक को इन्फॉर्म नहीं करना, आप जाते हैं एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। बट अगर आप फिक्स डिपॉजिट या फिर जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट है, ये पैसे अगर आप निकालने जाएंगे तो बैंक को नोटिस देना पड़ता है। तो अगर नोटिस देना पड़ रहा है तो ये टाइम लायबिलिटी है, मतलब कि ये समय के साथ आएगा। और जो डिमांड है वो ऑन डिमांड है, यानी आपका सेविंग्स अकाउंट। तो आरबीआई कहता है कुछ परसेंट है आपको, जो आपका बैंक को कहता है कि आपके पास जितने भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ हैं उसका नेट जो है, कुछ उसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है, उसके बाद जो आपके पास बच रहा है उसका कुछ परसेंटेज, और वो परसेंटेज हुआ करता था 3 to 15%, जो कि अब 2018 में अमेंडमेंट करके 0 to 100% कर दिया गया है। ठीक है। ये तो हो गया कैश रिजर्व रेशियो, जो कि आरबीआई के पास रखना होता है बैंक्स को। ठीक है। अब इसी तरीके से स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो रहता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कुछ परसेंटेज जो हम लोग एनडीटीएल की बात कर रहे थे, ये बैंक्स को रखना होता है, बट खुद के पास रहना चाहिए उनके। अब अगर आरबीआई ने कह दिया है कि कुछ परसेंटेज जो है आपका हमेशा आपके पास कैश या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या तो गोल्ड के फॉर्म में रहना चाहिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है प्लेज नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने कहीं कुछ और पैसे रेज तो नहीं किए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है आपकी प्लेज करके, मतलब इसको कह सकते हैं कोलेटरल रख करके, कि आपने कहीं और तो पैसा नहीं निकाल रखा है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मत दीजिएगा, वो दीजिएगा जो फ्रेश हो, मतलब आपने सिर्फ एक उसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो। ठीक है। अब यहाँ पे कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, ये रख सकते हैं। और ये आरबीआई एक्ट के 1934 के अंडर था, और ये 25% to 40% हुआ करता था। अब इसे 0 to 40% लिमिट चेंज कर दी गई, कब, 2018 अमेंडमेंट के बाद। ठीक है। ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब फिर हमारा थर्ड होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है वो बाय एंड सेल करता है, क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ठीक है। अब जब वो बाय करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जैसे हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। और अगर वो सेल करेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इससे वो क्या कर रहा है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है कि रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलेटरल। ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं रखा जाता है। आरबीआई आपको बैंक्स को लेंड कर देगा, और जो इंटरेस्ट रेट बैंक लेगा, आरबीआई लेगा उनसे, उसे कहेंगे बैंक रेट। ठीक है। और इस बैंक रेट का यूज़ होता है इंटर बैंक लेंडिंग के लिए। अगर एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक आपस में अगर लेंडिंग कर रहे हैं तो इसका भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर्स की। एक होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये क्या होता है कि आरबीआई को रिड्यूस करना रहता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन इकॉनमी। ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या होता है कि अगर बढ़ गई है तो उसको रिड्यूस करना है। लिक्विडिटी ज़्यादा अगर बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाएगी। अब उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास दो मेथड हैं इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर में। एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। रेपो रेट को आप इसको पॉलिसी रेट कहा जाता है। यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है डिसाइड करती है कि रेपो रेट कितना रहेगा, और बाकी सारे रेट्स जो हैं इससे लिंक कर दिए गए हैं। मतलब कुछ अगर इससे 0.25 नीचे रख दिए गए हैं, कुछ 0.5 नीचे रख दिए गए हैं, तो जैसे ही ये डिसाइड होता है बाकी सारे ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाते हैं। तो उसका काम यह है एमपीसी का, ये डिसाइड करना रेपो रेट। अब ये क्या होता है, रीपर्चेज ऑपरेशन होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है रेपो रेट का, रीपर्चेज ऑपरेशंस। और ये भी एक तरीके का एग्रीमेंट है जिसमें आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक से ले लेता है, और एग्रीमेंट क्या रहता है, टू सेल बैक टू बैंक्स एट फिक्स्ड रेट एंड डेट। ठीक है। इससे क्या कर रहा है, जब आरबीआई बाय कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो उसमें क्या हो रहा है, बाय करने की सिचुएशन में क्या होगा, पैसे जो हैं वो बैंक के पास जाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो बैंक से बाय कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि रेपो रेट के थ्रू इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि बैंक आरबीआई ने जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय की तो बैंक्स के पास अब पैसे जाएंगे, और बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो आरबीआई के पास जाएगा। अब क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो जा रही है, यानी इसको एक तरीके से कहा जाएगा आरबीआई ने लोन दिया है बैंक्स को। किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में जो है आरबीआई ने लोन दिया है बैंक्स को। ठीक है।
अब वो जो एग्रीमेंट होता है रीपरचेज ऑपरेशंस जो होते हैं, ये एक एग्रीमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है कि टू सेल बैक टू बैंक्स एट फिक्स्ड डेट एंड फिक्स्ड रेट। तो आरबीआई कहता है आपने जो हमसे पैसे लिए, जो हमने आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय की, आपको कुछ बैंक से कुछ पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई के पास जाते हैं और उसको वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देते हैं और उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं। फिर एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि एक टाइम डिसाइड कर दिया जाता है और रेट डिसाइड कर दिया जाता है कि किस दिन आप जो है वापस अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमसे ले लेंगे, और जो पैसे आपने हमसे लोन में लिए थे और जो वो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो आप साथ में पे करेंगे और आप हमें वापस कर देंगे, ठीक है, पैसे। रिवर्स रेपो में इसका ठीक उल्टा होता है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है और आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहा है तो मनी सप्लाई के साथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी। तो मनी सप्लाई रिवर्स रेपो रेट के केस में डिक्रीज कर जाती है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी फिर वही एग्रीमेंट होता है कि एक किसी डेट पे और किसी रेट पे फिक्स हो जाता है कि किस दिन बाय करना है और क्या रेट रहेगा। तो यहाँ पे बैंक्स जो हैं रेपो रेट पे लोन ले रही हैं और रिवर्स रेपो में बैंक से डिपॉजिट कर रही हैं आरबीआई के पास, और कोलेटरल क्या रखा जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में ही सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। अब फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें आपको ये जाना है, बैंक्स अगर मान लीजिए कि उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ख़त्म हो गई हैं और उनको और एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है, उनको लिक्विडिटी की ज़रूरत है, हो सकता है उनको कोई काम हो या कहीं उनको कोई पेमेंट करना हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी किसी बैंक का है, उसके 2% तक बैंक चाहें तो वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब एक होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जहाँ पे आरबीआई क्या करता है कि कई बार क्या होता है, एक्सपोर्ट की वजह से या किसी वजह से इन्वेस्टमेंट अगर आ गया तो फॉरेक्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है इकोनॉमी में। अब फॉरेक्स जब इंक्रीज़ कर गया इकोनॉमी में, तो अगर फॉरेक्स इंडिया में आता है तो आरबीआई उसके अगेंस्ट में उतने रुपीज़ जो हैं एक्सचेंज कर देता है। अगर $100 आए तो $100 के हिसाब से जितने भी रुपीज़ बन रहे होंगे, यानी 8,000 या जो भी 8500 रुपीज़ जितने भी बन रहे होंगे, 8,500 रुपये वो आरबीआई कर देगा। लेकिन जब आरबीआई रुपीज़ को रिलीज़ कर रहा है, तब इसमें क्या हो रहा है कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जा रहा है। अब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने की वजह से क्या हो रहा है, फिर से आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी। तो आरबीआई को जो उस चीज़ को मेंटेन करना है, उसके लिए आरबीआई क्या करता है, एक मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड निकालता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है कि वो जो रुपीज़ वो रिलीज़ कर रहा है, उसको वापस वो सक आउट कर देता है इकोनॉमी से, ठीक है? उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है आरबीआई वापस, जो उस पैसे को रिलीज़ किया है वो थ्रू होगा एक मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड से। और बॉन्ड को मैंने आपको बता दिया कि जो बॉन्ड खरीदेगा वो पैसे देगा जो बॉन्ड दे रहा है, और उसके पास बॉन्ड आ जाएगा, तो इससे मनी सप्लाई वो कंट्रोल कर लेगा आरबीआई। आरबीआई यही कर रहा है, सारे जितने भी अभी हमने मेजर्स बात किए, आरबीआई मेजर कंट्रोल कर रहा है उस मनी सप्लाई को, और इसको क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो कही जाती है, जिसमें मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स की वजह से लिक्विडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। अब फॉरेक्स की वजह से लिक्विडिटी क्यों इंक्रीज़ कर गई है? क्योंकि फॉरेक्स के अगेंस्ट में आरबीआई को रुपीज़ कुछ रिलीज़ करने होंगे जो एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि इंडिया में अगर आपको यूज़ करना है तो आप डॉलर यूज़ नहीं कर पाएंगे, येन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, या दूसरी कोई इंटरनेशनल करेंसीज यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई कहा कि पैसे ज़्यादा हो गए, तो आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। हाँ, तो ये तो हमारा हो गया, 7 टॉपिक हमने जो पढ़ लिए हैं हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स के। अब हमें एक ये क्वालिटेटिव पढ़ना, क्वालिटेटिव में ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना। क्वालिटेटिव में किस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है, आरबीआई कहेगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। आरबीआई ये कहेगा कि आपके पास जो है बैंक में इतना पैसा रहना ही चाहिए किसी सिचुएशन में, क्योंकि बैंक रन का केस ना हो जाए। बैंक रन का केस हो सकता है कि समझ सकते हैं इस तरीके से कि जब बैंक के पास पैसे ना रहें, ठीक है, बैंक के पास पैसे नहीं है, उनके डिपॉजिटर जो हैं जिन्होंने पैसे जमा किए हैं वो बैंक के पास गए हैं, उन्होंने कहा हमारे पैसे दे दीजिए। बैंक ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो सिचुएशन ना आए, तो कहीं ना कहीं एक यूज़ किया जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बैंक आरबीआई कहती है कि आप इतना पैसा अपने पास रखिएगा, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट, अब इस तरीके से भी देखा जाता है कि कंज्यूमर का जो क्रेडिट है, मतलब उसने अगर पास्ट कोई लोन लेकर के रखा है और किस तरीके से उसने लोन रिपेमेंट किया है कि नहीं, टाइम से किया है, कहीं वो डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, तो उसके क्रेडिट को आप देख करके लोन देंगे। तो उसको भी आरबीआई डिसाइड कर देता है कि क्रेडिट स्कोर अगर इतना है तो आप इस तरीके से लोन देंगे, इतना इतना होगा तो ये देंगे। अब डिफरेंट लेंडिंग नॉर्म्स मतलब अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग लेंडिंग नॉर्म्स कर देगा आरबीआई कंट्रोल करने के लिए पैसा। अगर आरबीआई चाह रहा है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में पैसा ज़्यादा जाए तो वहाँ पे जो लेंडिंग नॉर्म्स है उनको ईजी कर देगा।
लेंडिंग नॉर्म्स आप इजी किस तरीके से कर सकते हैं, आप जो लोन रेट है आप वो डिक्रीज़ कर दीजिए, तो उधर की तरफ पैसा ज़्यादा जाएगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, और आप जिस जगह पे आप पैसा रोकना चाहते हैं सप्लाई, वहाँ इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा देंगे। तो लेंडिंग नॉर्म्स को डिफ़र कर देता है। या फिर और भी क्राइटेरिया रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं, रूल्स बनाए जा सकते हैं कि अगर आपके पास ये सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी आप लोन ले पाएंगे। तो लोन क्या है, लेंडिंग है, लेंडिंग नॉर्म्स, ये कुछ रूल्स बना दीजिएगा। मॉरल सुएशन यानी परसुएशन और रिक्वेस्ट करेगा आरबीआई, अगर कोई बैंक जो है उसकी बात नहीं मानकर वो कर रहा है, तो हालांकि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो बैंक्स को फुलफिल करना है, उसके अलावा जहाँ पे लीगल वो बैंक सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है, बट आरबीआई को फिर भी लग रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आरबीआई उनको परसुएड करेगा, समझाएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि आप ये अगर आप करेंगे तो ऐसे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो आरबीआई एक इस तरीके से कंट्रोल करता है जिसे कहते हैं मॉरल सुएशन। एक होता है डायरेक्ट एक्शन, अगर समझाने से भी बात नहीं बनी तो आरबीआई कोशिश करेगा कि उन पे पेनल्टी या फाइन लगा दे। अब इसके ऊपर भी अगर केस चले जाते हैं तो वहाँ पे आरबीआई जो है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जो उनको रन जो बैंक को रन कर रहे हैं उसको सुपरसीड कर देंगे कि अब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अब हम कंट्रोल करेंगे आपके बैंक को, डिसाइड करेंगे, और नए बोर्ड ऑफ मेंबर जब तक अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अब एक होता है क्रेडिट सीलिंग। क्रेडिट सीलिंग की मतलब हो जाता है कि कितना आप लोन दे सकते हैं, मैक्सिमम क्रेडिट कितना दे सकते हैं, उसके ऊपर सीलिंग लगा दी जाएगी। ये क्वालिटेटिव मेजर है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, इसमें ये है कि किसको आप प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी अगर सेक्टर पीएसएल में है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, तो बैंक्स को उसमें डिसाइड कर दिया जाएगा। जैसे आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, इनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो नॉर्म है पीएसएल जो है, इसमें 75% है। ठीक है। तो 75% इनका जो है जो भी इनको जो लोन देना है वो 75 इनका एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना चाहिए। तो ये होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आरआरबी को कहा गया है कि आप 75% इनको देंगे। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का शायद अराउंड 40 to 45% होगा या जो भी है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट कुछ इस तरीके से किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ लिया कि कुछ अनकन्वेंशनल मेजर्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है। और अभी हमने क्वांटिटेटिव पढ़ लिया, हमने क्वालिटेटिव पढ़ लिया। अब अनकन्वेंशनल मेजर्स मतलब इनके अलावा भी अगर कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है तो आरबीआई ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेजर्स को लिया है, यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल उन्होंने किया है मनी सप्लाई को। एक उन्होंने मेथड यूज़ किया था रुपी और डॉलर स्वैप को। अब आरबीआई को 2019 में ये लगा कि उस वक्त रेट चल रहा था अराउंड 70 पर यूएस डॉलर, और उस वक्त आरबीआई को ये लगा कि हमें जो है मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना है। तो आरबीआई ने क्या किया कि जो इंडियन इकोनॉमी में जो फॉरेक्स करेंसी थी या जो भी था, उसे आरबीआई ने बाय किया एक्सचेंज मार्केट से, और उसे क्या किया कि उसकी वजह से $5 बिलियन जब उन्होंने फॉरेक्स बाय किया, यानी डॉलर्स को बाय किया, $5 बिलियन जो कि होते हैं 35,000 करोड़, जब वो बाय उन्होंने किया तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने 35,000 करोड़ दिए होंगे। अब जब ये इन्होंने दिए तो इसकी वजह से ये इकोनॉमी में ये पैसे आ गए। अब आरबीआई के पास ये $5 बिलियन आ गए। इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीआई का दो पर्पस पूरा होता है। एक होता है कि जो उन्हें मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी थी उस वक्त के लिए, वो उन्होंने कर दी। उन्होंने मनी सप्लाई इकोनॉमी में 35,000 करोड़ से बढ़ा दी। और दूसरा उन्होंने काम किया, उन्होंने अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है बढ़ा लिया। अब ये जो एग्रीमेंट था रुपी और डॉलर स्वैप का, ये 3 साल के हुआ था। ठीक है। और बात ये हुई थी कि अगेन एक्सचेंज करेंगे 78 पर डॉलर पे। ठीक है। तो ये था रुपी डॉलर स्वैप, जो कि अनकन्वेंशनल इसलिए है क्योंकि रेगुलरली नहीं आरबीआई करता। आरबीआई को उस वक्त ऐसा लगा कि इस तरीके का मेजर हमें लेना चाहिए तो उन्होंने लिया। ठीक है। अब इसी तरीके का ऑपरेशन होता है, मेजर होता है जिसे कहते हैं स्पेशल ओएमओ, यानी ऑपरेशन ट्विस्ट कहा जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट में अभी तक हम लोग जब बात कर रहे थे ओएमओ की, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, तो हम ये बात कर रहे थे कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करता है। जब उसे मनी सप्लाई बढ़ानी रहती है तो वो बाय करता है, और जब उसे मनी सप्लाई डिक्रीज़ करनी रहती है तो वो उसे सेल करता है। ठीक है। अब क्या होता है स्पेशल ओएमओ में, जिसे ऑपरेशन ट्विस्ट कहा जाता है। आरबीआई का मेन पर्पस जो है वो मनी सप्लाई कंट्रोल करने का तो यहाँ पे प्राइमरीली नहीं रहता है। वो करना क्या चाहता है, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ करना चाहता है। किसके? लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं
उनके इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करना चाहता है और आरबीआई चाहता है जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएँ। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि सबसे पहले आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है ये सेल करता है, यानी सेल करता है। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो सेल कर रहा है तो उसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगा शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहते हैं जिनके अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 1 साल के अंदर आपको वो रिटर्न मिल जाएगा, बट डिपेंड करेगा कि कितना उस पे रेट है जो भी है। तो यूजुअली कम ही रहता है। अब इसकी वजह से सप्लाई जब बढ़ गई, सप्लाई बढ़ किस लिए गई? क्योंकि आरबीआई ने मार्केट में सेल किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आरबीआई ने कहा जिसको लेना है लो। तो जब आरबीआई ने ऐसे कहा तो सप्लाई बढ़ गई। अब इसकी वजह से जो बॉन्ड प्राइस जो हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत में 98 रुपीज़ 95 हो सकता है, वो और कम हो गए। जब वो 95 अगर मान लीजिए 98 था, अब वो 90 रुपीज़ का बिक रहा है वो बॉन्ड जिसके ऊपर 100 रुपीज़ फेस वैल्यू था। अगर वो 90 रुपीज़ का मिल रहा है, अब क्या होगा इसकी वजह से? यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। यील्ड क्या था? फेस वैल्यू माइनस बॉन्ड प्राइस। हमने 100 रुपए की बात की, हमने 98 खरीदा, हमें यील्ड उस वक्त कितनी मिल रही थी? 2 रुपए मिल रही थी। अब बॉन्ड प्राइस कम हो गया है क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है। अब लोग चाहेंगे कि जो क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। अब उसकी वजह से क्या हुआ? बॉन्ड यील्ड आपकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू 100 है, अब वो बॉन्ड आपको 90 रुपीज़ का मिल रहा है। अब जो भी इसे इन्वेस्ट करेगा उसे 90 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी और जब इस बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट आएगी तो उसमें उसे 100 रुपीज़ मिलेंगे जिसमें उसका प्रॉफिट होगा 10 रुपये का। पहले उसे 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा था। तो सप्लाई बढ़ने की वजह से बॉन्ड प्राइस डिक्रीज कर गया जिसकी वजह से यील्ड बढ़ गया। अब यील्ड जब बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब यील्ड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ेगा इसको हमें समझना है। अब होता क्या है कि जब बॉन्ड प्राइस डिक्रीज कर जाता है और यील्ड बढ़ जा रही है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा जो है या बैंक हैं या कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो इंस्टीट्यूशनल है चाहे वो बैंक्स हैं, ये क्या करेंगे? वो इसको इस शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यील्ड इन्हें ज़्यादा मिल रही है। आज ये 90 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे इन्हें 10 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है? ऑलमोस्ट 11% का इनको प्रॉफ़िट हो रहा है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब सारा पैसा अगर सिक्योरिटीज़ में चला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरफ फ्लो करने लगता है, उसकी वजह से क्या होता है? मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अब मनी सप्लाई जब डिक्रीज़ कर जाता है, तो जो बैंक के पास अब कम पैसा बचता है, उसको वो हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। क्योंकि वो जो कम पैसा बच जा रहा है, उसकी डिमांड हाई हो जाएगी। अब जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है अगर कहीं और बॉन्ड के अलावा, उसको पैसे चाहिए होंगे। बट पैसे जो हैं वो डाइवर्ट हो गए हैं शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरफ। अब बैंक्स के पास यानी जो बैंकिंग सिस्टम में है वो पैसे कम हो गए हैं। अब पैसे कम हैं यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है पैसे की, तो इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा रहेगा। वो जो भी इतना इंटरेस्ट रेट देगा उसे वो दिया जाएगा। ठीक है? अब अब इस सिचुएशन में जब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल की, तो क्या होता है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल की जाती हैं, अभी मैंने इतनी 3-4 बार अभी हम लोग बात कर चुके हैं, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल की जाएँगी तो क्या होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा। ठीक है? अब पैसे तो आरबीआई के पास आ गए हैं, इकोनॉमी में पैसे हैं नहीं। अब इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कि जो आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% से 6% के बीच का, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो यहाँ पे जो आरबीआई ने सेल किया था, आरबीआई ठीक इसका एक और काम करता है जिसमें वो बाय करता है, बट इस बार वो बाय करता है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म बाय करता है। अब यहाँ पे उसने 100 रुपए यहाँ से कमाए, इन्होंने सेल किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपए इन्हें आया। अब इसी 100 रुपए से अगर ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड अगर खरीद लें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, तो जो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी है, इसमें पैसे में कोई चेंज ही नहीं आएगा। 100 रुपए यहाँ से इन्होंने कमाए और 100 रुपए वापस इन्वेस्ट कर दिए इकोनॉमी में। ये दोनों बॉन्ड थे तो इकोनॉमी में ही। अब इससे क्या हो गया कि पैसे में, मनी सप्लाई में कोई अंतर नहीं आएगा। मनी सप्लाई उतना ही रहेगा, बट आरबीआई का जो टारगेट था इंटरेस्ट रेट चेंज करने का, आरबीआई वो इंटरेस्ट रेट टारगेट अपना चेंज कर पाएगा। अब जब आरबीआई खरीदता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो वो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का डिमांड बढ़ा देगा। जब डिमांड बढ़ा देगा तो अब इस डिमांड को समझिए, जैसे कि हमने 98 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल लिया था। अब जब डिमांड बढ़ जाएगी तो इसकी जो प्राइस है ये भी बढ़ जाएगी। अब हम मान लेते हैं 99 रुपीज़ हो गई प्राइस। अब जब बॉन्ड प्राइस 99 हो गई तो यील्ड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यील्ड क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है। आप 99 रुपीज़ लगाएंगे, आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको।
अब पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ प्राइस बॉन्ड प्राइस डिक्रीज कर जा रही, क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा बढ़ जा रही थी। यहाँ पे डिमांड बढ़ जा रही है, क्यों? क्योंकि आरबीआई खरीद रहा है। अब जब कोई भी आरबीआई जब खरीद रहा है तो बॉन्ड प्राइस अब बढ़ जाएगी और यील्ड कम हो जाएगी, मतलब इन्वेस्टर को प्रॉफिट कम मिलेगा। अब इन्वेस्टर को जब प्रॉफिट कम मिलेगा तो वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा, यानी जो पैसा है वो इकोनॉमी में रहेगा, बैंकिंग सिस्टम में रहेगा। जब मनी सप्लाई यानी बैंकिंग सिस्टम में पैसे ज़्यादा हैं, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम रहेंगे, क्योंकि मनी की अवेलेबिलिटी है। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जितना आसान तरीके से हो सकता है मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्यों कहा जा रहा है कि ये जो रेट हैं ये इसी वजह से, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट हैं इनको बढ़ाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो हैं उनको घटाया जा रहा है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने जब आप करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। बट अभी भी लोग जो है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जो हैं उनकी सेफ्टी रहती है, सिक्योर रहता है, रिस्क उतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि फ्लक्चुएशन उतने कम रहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे स्पेशल ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। आपको बस ये याद रखना, अगर आप अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हैं या डाउट में हैं, आपको बस इतना याद रखना, ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट घटाए जाएंगे और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। बस ये 4 चीज़ याद रख लीजिए, बस काम हो जाएगा। और अगर आप ये याद रख लेते हैं तो आपको ये तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको बस यही क्वेश्चन आएगा, ये बॉन्ड प्राइस बढ़ने पे यील्ड घटता है कि नहीं घटता है। इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ये ध्यान रखेंगे। बॉन्ड प्राइस जैसे बढ़ेगा यील्ड घटेगा। 98 से 99 हो गया और 100 रुपये का हमें बाद में मिलेगा, 1 रुपये का हमें फ़ायदा है। बॉन्ड प्राइस घट गया, यानी 98 था पहले, अब हमें ये बिक रहा है 90 का, 8 रुपये का फ़ायदा है। 10 रुपये का फ़ायदा होगा। पहले 2 रुपये का यील्ड था, अब इसके बाद क्या होगा, अब 10 रुपये का यील्ड हो गया। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, आपको फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात करेंगे। अब हमने रूपी स्वैप एग्रीमेंट की हमने बात कर ली, हमने स्पेशल OMO की बात कर ली, ऑपरेशन ट्विस्ट की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे LTRO की, यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। रेपो ऑपरेशन हम जान रहे हैं, जहाँ पे RBI जो है वो मनी लेंड करता है, और ये वो मनी लेंड जो करता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में करता है। अब लॉन्ग टर्म में क्या है कि जो यूजुअल रहता है वो रेपो ऑपरेशन वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, कम टाइम के लिए रहता है, बट ये जो लॉन्ग टर्म रहता है ये आपका 1 से 3 साल के लिए रहता है। इस वजह से इसे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहा जाता है। और इसमें RBI करता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब लेता है तो इसकी वजह से वो मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देता है, और मनी सप्लाई जैसे ही इंक्रीज़ होगा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अभी हमने बात की कि मनी सप्लाई जैसे ही अवेलेबल रहेगा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। और ये इंटरेस्ट रेट आप कंफ्यूज होंगे हमेशा कि इंटरेस्ट रेट कौन से इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, तो आप एक जनरल इंटरेस्ट रेट मान के चलेंगे, इसकी वजह से सारे इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। इसको आप पॉलिसी रेट भी मान सकते हैं। ठीक है, ये रेपो रेट ही कम होने की बात हो रही है यहाँ पे, रेपो रेट। या फिर अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हाउसिंग लोन कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, या सारी चीज़ें, सब सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड रहती हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में जहाँ जहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग रहे हैं वहाँ पे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पॉलिसी रेट, यानी रेपो रेट को ही रिप्रेजेंट करता है, और रेपो रेट से आपके सारे रेट्स अटैच रहते हैं। तो ये तो बात हो गई अनकन्वेंशनल मेजर्स की, जहाँ पे हमने 3 अनकन्वेंशनल मेजर्स के बारे में बात की, यानी 3 गेट यहाँ पे RBI के पास और हैं जहाँ पे वो सप्लाई को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है या इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई को।
तो हमें बात करना है दो तरह के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। एक जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्शनरी का यहाँ पे मतलब हुआ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी वो कम होंगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, मनी सप्लाई कम होता है। मनी सप्लाई कम होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी, लेंडिंग कम होगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, जिसकी वजह से जो और भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने वाली थी वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी या कम रहेंगी। इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऑल्सो नोन एज ए, इसे हॉकिश भी कहा जाता है। और हॉक आप जानते हैं, ईगल जिसे कहते हैं, एक डिफरेंट वैरायटी है आई गेस। तो हॉकिश कहते हैं कि किस तरीके से वो हमेशा नज़र बनाए हुए रखते हैं कि हमें कंट्रोल करके रखना है सारी चीज़ों को, ठीक है। इसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए, क्योंकि मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। डियर मतलब कॉस्टली, ठीक है, मतलब महंगा। तो डियर मनी पॉलिसी भी इसे कहा जाता है। इसकी डियर मनी पॉलिसी क्यों कहा जाता है, जब कॉन्ट्रैक्शनरी आप करेंगे, इंटरेस्ट रेट जब आप बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई आप कम कर देंगे। इसकी वजह से जो अब मनी अवेलेबल होगा वो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहेगा, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा आरबीआई रेपो रेट, बट यहाँ पे जो आपका लोन देने का इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ कनेक्टेड है। इंटरेस्ट रेट अगर एक जगह बढ़ेगा तो आप समझ रेपो रेट बढ़ेगा तो बाकी सारे उससे कनेक्टेड हैं तो वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना था कि इंटरेस्ट रेट क्या है क्या नहीं है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का है, इसीलिए ये हॉकिश है। नज़र बनाए रखेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, सब लोग सामान खरीद पाएँ, एक बेसिक नीड जो है उसे फुलफ़िल कर पाएँ। ज़्यादा हो जाएगा तो कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है वो 110 रुपए की बिकेगी। अब उनकी जो इनकम है उतनी ही थी तो वो ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो उनको भी हमें मेंटेन करना है। अब एक्शन टेकन क्या किया जाता है, मनी सप्लाई को कम किया जाता है। मनी सप्लाई किस तरीके से आप कम करेंगे, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अब इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाएंगे, आप रेपो रेट बढ़ा देंगे। रेपो रेट कैसे बढ़ाएंगे, रेपो रेट को बढ़ाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग रहेंगे। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कितना रेपो रेट रखना है कि हम ये जो इन्फ्लेशन है इसे कंट्रोल कर पाएँ। तो इस तरीके से कुछ काम करती हैं सारी चीज़ें। फिर हमारा एक्सपेंशनरी रहता है, जहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को घटा देंगे। एक्सपेंशनरी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, आप बढ़ाना चाहते हैं। एक्सपेंशनरी में क्या होगा, मनी सप्लाई ईजिली अवेलेबल रहेगा, जिसकी वजह से जो है लोन रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ये लोन रेट की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेपो रेट है उसकी बात हो रही है, तो वो दोनों कम हो जाएंगे रेपो रेट जब कम की जाएंगी। इसे डोविश भी कहते हैं। डव जो बर्ड है उससे रिलेटेड है। ये पीसफुल है, सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से जो है ईजी गोइंग पॉलिसी है। यहाँ यहाँ पे चीप मनी लिखा है, मतलब जो पैसे अवेलेबल हैं वो सस्ते में अवेलेबल हैं, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब जब एक्सपेंशनरी आप कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आप घटा दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, लोग लोन यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोन ज़्यादा लेंगे। अब लोन ज़्यादा लेंगे, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उस चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ाना। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। अब मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में। इसमें 6 मेंबर होते हैं जिनमें सबके पास एक वोट होता है। अब इसके जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई गवर्नर खुद होते हैं। इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होता है कि अगर ये चाहें तो कोई डिसीजन अगर ले लिया है, 6 लोग हैं, 5 लोगों ने कोई डिसीजन ले लिया है तो ये उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बट मतलब रिवर्स कहने का मतलब उसमें वीटो लगा करके उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं या उसे रोक नहीं सकते हैं। बट इनके पास एक कास्टिंग वोट रहता है। कास्टिंग वोट रहता है कि अगर टाई हो गया, 3-3 वोट टाई हो गए हैं, तो ये तब एक और इनको सेकंड वोट मिलेगा कि अब आप डिसाइड कीजिए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद इसमें कौन रहेंगे, डिप्टी गवर्नर रहेंगे आरबीआई के इस 6 मेंबर के पैनल में। 3 आरबीआई की तरफ से रहते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं, ये ध्यान रखना है। एक और भी आरबीआई ऑफिसर रहेंगे और लोअर लेवल पे, और डिप्टी गवर्नर रहेंगे। आरबीआई गवर्नर तो हैं ही हैं, इनका कोई टर्म फिक्स नहीं है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वहीं बैठी रही है आरबीआई में, ये वहीं काम ही कर रहे हैं। ये 3 लोग बाहर से आते हैं और सजेशन लेकर के आते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने के लिए, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव और इकोनॉमी में एक, और इस जो पॉलिसी ये लोग फ्रेम कर रहे हैं उसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेगा, डिफरेंट एडिशन रहेगा, डिफरेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये अलग अलग एरिया से लोगों को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आईआईएम से लिया जाता है, अहमदाबाद से जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स रहते हैं,
तो उन लोगों को लिया जाएगा, या कोई रिसर्च फील्ड में है जो इकोनॉमिक्स में बहुत ही एक्सपर्ट है, उनको लिया जाएगा। तो वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि आप इनकी भी जो है एडवाइस लीजिए, और इनका टर्म जो है वो 4 साल का रहता है। अब कोरम जो है 4 मेंबर्स का होता है, मतलब मीटिंग जो है आपको करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है? 4 लोगों के लिए मिनिमम ज़रूरत है मीटिंग को करने के लिए। और पॉलिसी रेट डिसाइड करने के लिए अगर ये 4 लोग हैं, पॉलिसी रेट डिसाइड कर दिए हैं, पॉलिसी रेट का मतलब हुआ रेपो रेट अगर डिसाइड कर दिए हैं, उसकी वजह से बाकी सारे रेट डिसाइड हो जाएंगे। तो ये 4 लोग मिलकर कर सकते हैं, कोई भी 4 लोग, तो मिनिमम 4 लोग होने चाहिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? पॉलिसी रेट डिसाइड करना। पॉलिसी रेट क्या है? रेपो रेट है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? जो सबसे पहले हमने बात की कि 1947 से 2014 तक हमारा क्या था? हमारा था बैलेंस बनाना था हमें किसके बीच में? इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। बट 2015 ऑनवर्ड्स हमें क्या हो गया है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हमें इसको मैनेज करके चलना है। इसके बीच में अगर हम रखेंगे तो चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी जो है कंट्रोल में रहेगा। इसके बीच में 2% टू 6%। इसको एक तरीके से और कहा जाता है कि 4% ±2%, ठीक है? तो एक बार 6% होगा ये, एक बार 2% होगा, तो इससे इसके बीच में रहता है। तो इससे हमारा ये जो पूरा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक बार हम लोग फिर से चीज़ों को देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ा, 6 मेंबर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? और टाइप्स, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी और अनकन्वेंशनल मेजर्स हमने पढ़े हैं। रूपी डॉलर स्वैप, स्पेशल OMO, LTRO हमने पढ़ा, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। क्वालिटेटिव मेजर्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट, डिफरेंशियल लेंडिंग नॉर्म, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट सीलिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फिर क्वांटिटेटिव मेजर्स में ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा थे, LAF, और यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। फिर उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हमने पढ़ा। फिर सबसे पहले हमने कैश रिजर्व रेशियो SLR के बारे में हमने पढ़ा। NDTL परसेंट कितना रखना होता है वो हमने पढ़ा। अमेंडमेंट इसमें हुआ था, 0 to 100% किया गया। SLR में 0 to 40% है, ये याद रखेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहता है, डिपेंडिंग अपॉन मनी सप्लाई इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। लास्ट में हमने एक अनकन्वेंशनल मेथड में ये पढ़ा, LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से, ठीक है? वो ध्यान रखेंगे। और इसमें हमने स्पेशल ऑपरेशन पढ़ा, जिसमें ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ा हमने। ऑपरेशन ट्विस्ट क्यों किया जा रहा है वो भी हमने बात की। इंटरेस्ट रेट कहाँ बढ़ाया जा रहा है, कौन से लॉन्ग टर्म में बढ़ाया जा रहा है या शॉर्ट टर्म में बढ़ाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक रेट क्या होता है इसके बारे में हमने बात की। हमने बॉन्ड्स के बारे में बात की, हमने फेस वैल्यू देखा, और ये इसको उसको मैंने नहीं बताया, इसको कूपन रेट भी कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक और नाम रहेगा बॉन्ड पे, इशूअर का नाम रहता है कि कौन इशू कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है? बॉन्ड फेस वैल्यू यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं। फिर बॉन्ड और लिक्विडिटी के बारे में, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने बात की, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और अगर हम फिर से देखें तो हम यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो पब्लिक पॉलिसी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और फिर से हम आ जाते हैं अपने हमारे डैम के ऊपर, जहाँ पे हमने सारी बातें की थी। ये डैम जो है ये RBI को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रिज़र्व है, ये वाटर का रिज़र्व मनी सप्लाई है, जिसे RBI कंट्रोल कर रहा है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी भी इस चैनल इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, इस कमेंट के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप टेलीग्राम चैनल जो है वो आप